अस्सलाम वालेकुम। ये सेशन रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स और थर्मिस्टर से रिलेटेड होगा। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स क्या होते हैं? टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं जो कि बेस करते हैं एक ऐसे प्रिंसिपल पे जिसके मुताबिक टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। दो मेटल्स आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं इनको बनाने में, प्लैटिनम और निकल की सेंसिटिविटी जो कि अल्फा नॉट है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में स्लोप फैक्टर कहा था, 0.004 पर डिग्री सेल्सियस होती है प्लैटिनम के लिए और 0.005 पर डिग्री सेल्सियस होती है निकल के लिए। उसके अलावा जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस इमीडिएटली चेंज नहीं हो जाती, उसको चेंज होते होते टेम्परेचर के हिसाब से कुछ वक्त लगता है। इस वक्त को रिस्पांस टाइम कहा जाता है। ये रिस्पांस टाइम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स के लिए आमतौर पर 5 सेकंड या उससे ज्यादा होता है। तो इसको बनाया कैसे जाता है? एक मेटल की वायर को कॉइल की फॉर्म में वाइंड किया जाता है और उसके ऊपर एक शील्डिंग चढ़ा दी जाती है, जैसा कि ये पिक्चर में देखा जा सकता है। इसकी सिग्नल कंडीशनिंग ब्रिज सर्किट्स को यूज करते हुए की जाती है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर टेम्परेचर के बहुत छोटे छोटे चेंजेस को भी डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर में अगर बहुत कम चेंज अपीयर होता है तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस में भी वो एक छोटा सा चेंज अपीयर होगा। जब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है किसी टब का या किसी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए, तो उसको आमतौर पे जो उसके कंडीशनिंग सर्किट्स होते हैं और जो माइक्रो कंप्यूटर वाले सर्किट्स होते हैं उनकी विसिनिटी से थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से तारें लगानी पड़ती हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, जैसा कि ब्रिज सर्किट में है। तो ब्रिज सर्किट में जहां पर R3 और R4 का कनेक्शन होता है वहां से आप दो तारें ओरिजिनेट करते हैं और R4 की जगह पर RTD को लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने तारें लगा दी और ख़ास तौर पर वो तारें जो कि लेंथ में ज़्यादा होंगी, तो उस टाइम पर उन तारों की कुछ जो रेजिस्टेंस होगी वो भी इस सारे के सारे मामले में काउंट होगी। यानी कि अब उस रास्ते में जिस रास्ते से तारें होकर गुजर रही हैं, अगर टेम्परेचर का कोई फ़र्क आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो तारों की रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से चेंज इन टेम्परेचर ओवरऑल रीडिंग में अपीयर हो सकता है। तो हमें टेम्परेचर की फॉल्स रीडिंग मिल सकती है। तो टेम्परेचर की इस फॉल्स रीडिंग से बचने के लिए हम एक सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं। सॉल्यूशन के मुताबिक ये जो ब्रिज सर्किट है इसके साथ RTD को कुछ ऐसे कनेक्ट किया जाता है कि ब्रिज सर्किट में जहां पर R4 की जगह होती है जो कि अननोन रेजिस्टेंस की जगह होती है, उसके साथ एक तार लगा दी जाती है और तार का दूसरा एंड RTD के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। और इसी तरह से जो R3 वाली साइड है जहां पर R3 रजिस्टर लगा हुआ है, वहां से एक तार RTD के दूसरे एंड के साथ जोड़ दी जाती है। अब इस तार की लेंथ और उस तार की लेंथ जो कि R4 वाली जगह से हमने लेकर RTD के साथ कनेक्ट की थी, सेम होनी चाहिए। इनकी डायमेंशंस, इनके मटेरियल्स सब कुछ सेम होना चाहिए। उसके अलावा तीसरा काम हम ये करते हैं कि R3 और R4 के दरमियान जो वर्टेक्स बनता है, जो कोना बनता है ब्रिज सर्किट के अंदर, आम हालात में
उनके साथ उस कोने की मदद से पावर सप्लाई का ग्राउंड कनेक्ट किया होता है। अब पावर सप्लाई का ग्राउंड कहां पे कनेक्ट किया जाएगा? पावर सप्लाई के ग्राउंड को इस नई सूरत हाल में आरटीडी के उस टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं जिस टर्मिनल के ऊपर हमने R3 से एक तार लगाई हुई है। तो सिंपली ये सर्किट फिनिश हो जाता है। ये जो दो तारें हमने लगाई एक पर्टिकुलर लेंथ की, इन दो तारों को कंपनसेशन लाइंस कहा जाता है। तो अब होगा कुछ यूं कि इन तारों की कोई रेजिस्टेंस होगी जो दोनों तारों की एक ही जैसी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के जो असरात एक तार के ऊपर आएंगे वही सेम दूसरी तार के ऊपर भी आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तारों की अगर रेजिस्टेंस को बढ़ना होगा तो वो एक साथ ही बढ़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी इन दो तारों की रेजिस्टेंस होगी उस हिसाब से इन दोनों तारों के ऊपर एक ही जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अब अगर देखा जाए तो इस ब्रिज के अंदर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी जो होता है जिस पे हमने यहां पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगाया हुआ है, अदरवाइज जहां पर एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ था नल ऑब्जर्व करने के लिए, उन दो पॉइंट्स के दरमियान बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाता है। तो यही काम हम यहां पर एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर की मदद से कर रहे हैं। तो यहां पर जब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल पाया जाएगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाएगा वो अब किस चीज पर डिपेंड कर रहा होगा? वो R1 और R2 के ऊपर जो वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से R3 और R4 के ऊपर जो वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहे हैं उन पर डिपेंड कर रहा है। और साथ में जो इन कंपनसेशन लाइंस के ऊपर वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहे हैं उनके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो अब देखा जाए R1 और R2 का तो रेजिस्टेंस उतना ही है, उसके अलावा R3 का भी वही सेम रेजिस्टेंस है। तो जो रेजिस्टेंस बदलने का खर्चा है हमें वो आरटीडी का है और कंपनसेशन लाइंस का। तो अब क्या होगा कि चूंकि आरटीडी का तो रेजिस्टेंस हम मालूम करना चाहते हैं जिसकी मदद से हम आरटीडी जहां पर रखा हुआ है उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मालूम करेंगे, लेकिन कंपनसेशन लाइंस का क्या होगा? तो ये चूंकि कंपनसेशन लाइंस इन ब्रिज के दोनों पोटेंशियल डिवाइडर्स के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कि एक पोटेंशियल डिवाइडर जो कि R1 और R3 बना रहा है और एक पोटेंशियल डिवाइडर जो R2 और RTD बना रहा है। तो इन दोनों पोटेंशियल डिवाइडर्स के दरमियान का हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। तो जब इन दोनों पोटेंशियल डिवाइडर्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाएगा तो उस सूरत हाल में चूंकि दोनों तरफ एक ही जैसी तारें लगी होने की वजह से एक ही जैसा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में एक में से दूसरी सब्ट्रैक्ट होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब रेजिस्टेंस चाहे जितनी मर्जी बढ़ जाए दोनों तारों की, इसका इफेक्ट इस सर्किट के ऊपर नहीं आएगा और फाइनल रीडिंग के अंदर इसका इफेक्ट शामिल नहीं होगा। तो टेम्परेचर रिकॉर्ड करने की एक एम्बिग्युइटी पाई जाती है इस आरटीडी के सिस्टम में। तो आरटीडी चूंकि रेजिस्टेंस बेस्ड डिवाइसेस होती हैं तो लिहाजा इनके अंदर से करंट गुजरता है और उसके हिसाब से इनके ऊपर एक पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है। तो ये पोटेंशियल और करंट का प्रोडक्ट मिलके पावर बनाते हैं। तो ये पावर इन फॉर्म ऑफ हीट आरटीडी के ऊपर डिसिपेट होती है।
तो जब ये हीट डिसिपेट होती है उसके जवाब में ओवरऑल टेम्परेचर जो कि आरटीडी की सराउंडिंग्स में होता है उसके अंदर इजाफा हो जाता है, यानी कि एक एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और एक आरटीडी का अपना टेम्परेचर जो कि एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो मिलाकर एक बड़ा टेम्परेचर बनाते हैं, जिसकी वजह से अब हमें यहां पर एम्बिग्युइटी हो जाती है कि टेम्परेचर की कौन सी वैल्यू सही है कौन सी सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर किसी भी रूम का मालूम करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस सूरत हाल में सेल्फ हीटिंग के इफेक्ट की वजह से ये टेम्परेचर ज़रा थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, 27 हो जाता है लेट्स सपोज। इस सूरत हाल में एक्चुअल टेम्परेचर की जो रीडिंग है वो हमें चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमें जो कैलकुलेशंस के मुताबिक और जो सर्किट से होते हुए इंफॉर्मेशन मिलेगी वो 27 डिग्रीज की होगी। तो ये 2 डिग्रीज का हमें पता होना चाहिए कि ये सेल्फ हीटिंग इफेक्ट है, तभी हम ये 2 डिग्रीज इस 27 में से माइनस कर सकेंगे और एक्चुअल टेम्परेचर जो कमरे हासिल कर सकेंगे। तो इस काम के लिए एक पैरामीटर है जिसको कहा जाता है पावर डिसिपेशन कांस्टेंट। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, हर आरटीडी की डेटा शीट में ये मौजूद होता है। इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है आरटीडी की सराउंडिंग में, तो उसके करस्पॉन्डिंगली आरटीडी के रेजिस्टेंस में कितना चेंज आना चाहिए। तो टेम्परेचर में जो इस पावर डिसिपेशन की वजह से इंक्रीज होगा वो कुछ यूं निकाला जा सकता है कि डेल्टा टी जो कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर है ये बराबर है डिसिपेटेड पावर डिवाइडेड बाय पावर डिसिपेशन कांस्टेंट। इस न्यूमेरिकल के अंदर एक रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है जिसको ब्रिज सर्किट में लगाया गया है। उसकी अल्फा नॉट 0.005 पर डिग्री सेल्सियस दे दी गई है। साथ में यह भी बताया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस आरटीडी की रेजिस्टेंस 500 ओम्स होगी और डिसिपेशन कांस्टेंट दिया गया है 30 मिलीवॉट्स पर डिग्री सेल्सियस का। ब्रिज सर्किट के R1 और R2 दोनों बराबर हैं जो कि 500 ओम्स हैं और R3 एक वेरिएबल रेजिस्टर है जिसको नल करने के लिए लगाया गया है। सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट्स है। कहा यह जाता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर को एक 0 डिग्री सेल्सियस के बाथ में रख के उसका टेम्परेचर मॉनिटर करना है। तो उस सूरत हाल में R3 की वैल्यू बताएं जो कि इस ब्रिज को नल करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि सवाल में जो आरटीडी की रेजिस्टेंस 500 ओम्स दी गई है वो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है और अब हमें 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मालूम करनी है। तो सबसे पहले आरटीडी की जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो हम मालूम करना चाहते हैं। सेल्फ हीटिंग के इफेक्ट्स बाद में देख सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगा के। तो यहां पर जो हमें 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस 500 ओम्स बताई गई है, अगर उसको रेफरेंस टेम्परेचर मान लिया जाए यानी टेम्परेचर मिड पॉइंट मान लिया जाए टी नॉट, तो इस लिहाज से 500 ओम्स आर टी नॉट बनती है। इस फॉर्मूले के मुताबिक अब जो रिजल्टिंग रेजिस्टेंस होगी वो इस दी गई रेजिस्टेंस के साथ एक लीनियर रिलेशनशिप रखती होगी। तो आर टी नॉट की जगह पर 500 ओम सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा नॉट की जगह पर 0.005 और टी जो कि बाथ का टेम्परेचर है जो हम मॉनिटर करना चाहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस टी नॉट की वैल्यू इस फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट की। तो अब ये बाथ के अंदर इस आरटीडी की रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगी जो कि 450 ओम्स है विदाउट द इफेक्ट्स ऑफ सेल्फ हीटिंग।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो वैल्यू है R4 की जो कि हमें चाहिए होगी ब्रिज को नल करने के लिए। इस लिहाज से हमने R3 की वैल्यू निकालनी। लेकिन पहले तो हमें वो वैल्यू चाहिए R4 की जो कि सेल्फ हीटिंग के इफेक्ट के बाद होगी, जो कि फाइनल वैल्यू होगी, और उसके बाद ही फिर हम अकॉर्डिंगली R3 की जो वैल्यू निकलेगी वो बता सकते हैं। सेल्फ हीटिंग के इफेक्ट को देखने के लिए पावर डिसिपेशन निकालना जरूरी है। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला IR² से पावर डिसिपेशन मिलेगी। आई निकालने के लिए ब्रिज सर्किट को कंसिडर करना पड़ेगा। ब्रिज सर्किट की दोनों साइड्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पोटेंशियल डिवाइडर्स बनाती हैं, यानी कि इंडिविजुअली ये दो पोटेंशियल डिवाइडर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। एक पोटेंशियल डिवाइडर R1 और R3 से मिलकर बनता है और एक पोटेंशियल डिवाइडर R2 और R4 से मिलकर बनता है, यानी कि हमारे केस में R4 RTD है। तो यहां पर R1 और R3 से एक पोटेंशियल डिवाइडर बना जिसके दरमियान में से हमने एक आउटपुट निकाल ली और डिफरेंशियल एम्पलीफायर की एक इनपुट पे दे दी, और इसी तरह से R2 और R4 यानी कि RTD के दरमियान एक पोटेंशियल डिवाइडर बना के दरमियान में से हमने एक आउटपुट निकाल के एज एन इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर की दूसरी इनपुट के ऊपर दे दी। तो चूंकि R2 और RTD सीरीज में लगे हुए हैं तो लिहाजा इनमें से एक ही जितना करंट गुजरेगा, लेकिन डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अगर इस राइट हैंड साइड को देखा जाए तो इसके अंदर R2 और RTD लगे हुए हैं, तो इनके अंदर से जितना करंट गुजर रहा है वो I है, और R2 के ऊपर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो IR2 है, और RTD के ऊपर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो IRTD है। इन दोनों का सम सोर्स वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, यानी VS के। तो अगर I कॉमन ले लें तो R2 प्लस RTD VS के डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए, VS 10, R2 500 और RTD जो कि अभी हमने निकाली 450 ओम्स, तो करंट 0.011 एम्पेयर मिलता है। और डिसिपेटेड पावर IR² से I की वैल्यू और R की वैल्यू जो कि RTD की वैल्यू है जो अभी हमने 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में निकाली थी, सब्स्टिट्यूट करके 0.54 वॉट पावर मिल जाती है। इस पावर डिसिपेशन की वजह से जो टेम्परेचर में इजाफा होगा वो P डिवाइड बाय PD, यानी कि वो पावर डिसिपेटेड जो अभी हमने निकाली 0.054 डिवाइड बाय डिसिपेशन कांस्टेंट 0.03 जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मिली वॉट पर डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में दिया गया था, उसको हमने वॉट्स पर डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो राइज इन टेम्परेचर इस हिसाब से 1.8 डिग्री सेल्सियस आया, यानी कि इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में अब RTD का जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा वो सेल्फ हीटिंग के इफेक्ट की वजह से अब 0 नहीं होगा बल्कि 1.8 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी 0 प्लस 1.8। इसका मतलब यह है अब RTD की रेजिस्टेंस हमें दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी 0 डिग्री सेल्सियस के बाद के अंदर, चूंकि अब उसकी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बदल गया है। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन के फॉर्मूले में अगर 20 डिग्री सेल्सियस को एज अ रेफरेंस मान लिया जाए जैसे कि पहले हमने लिया था, तो T0 उसी तरह से RT0 500, अल्फा 0.005 और जो नया टेम्परेचर अब हमारे पास आया RTD के अराउंड 1.8 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से इस RTD की वैल्यू 454.5 ओम्स निकली। अब ये वो वैल्यू है जो कि हमें चाहिए ब्रिज को नल करने के लिए। तो अब पूछा ये गया था कि R3 की वैल्यू बताएं जो कि ब्रिज को नल करने में इस्तेमाल होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें R3 की वैल्यू पता चले तो उसके लिए हमें बाकी 3 रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज पता होनी चाहिए थी, इनके R1, R2 और RTD। RTD की जो रिजल्टेंट सेल्फ हीटिंग के इफेक्ट के बाद वैल्यू निकली वो अभी हमने कैलकुलेट की। तो अब ये 3 वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो ब्रिज के फॉर्मूला के मुताबिक R1 R3 इक्वल्स R2 RTD, इसमें
जब R1, R2 और RTD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R3 हमें 454.5 ओम्स मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली RTD के बराबर है। यानी कि अब R3 454.5 ओम्स होगा तो ब्रिज नल होगी। थर्मिस्टर एक टेम्परेचर सेंसर की ही टाइप है और बेसिक प्रिंसिपल इसका आरटीडी की तरह रेजिस्टेंस ही है, लेकिन उलट है। थर्मिस्टर के अक्रॉस जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स से यह बना हुआ होता है। सेमीकंडक्टर्स के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एक एनर्जी गैप होता है। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर मटेरियल के वैलेंस बैंड में मौजूद हैं, उनको हम कंडक्शन बैंड में भेजना चाहते हैं तो एक डेल्टा डब्ल्यू जी के हिसाब से उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वंस ये एनर्जी उनको मिल जाती है तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वहां पे जाके वो फ्रीली करंट को कंडक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उनको ये डेल्टा डब्ल्यू जी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा मिकदार में मिलती है और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो लिहाजा करंट ज्यादा कंडक्ट करता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है। थर्मिस्टर की सेंसिटिविटी 10% पर डिग्री सेल्सियस के ऑर्डर में होती है। यानी कि अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस में 10% चेंज आएगा। यानी कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस 10% कम हो जानी चाहिए। इसका रिस्पॉन्स टाइम 0.5 से 10 सेकेंड्स या उससे ज्यादा होता है। इसकी फैब्रिकेशन डिस्क्स और बेड्स या रॉड्स की फॉर्म में आती है। इसकी सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइडर सर्किट्स या ब्रिज सर्किट की मदद से की जाती है। यहां पर एक थर्मिस्टर है जिसे रूम टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस 3.5 किलो ओम्स बताई गई है और इसकी स्लोप -10% पर डिग्री सेल्सियस बताई गई है। इसका डिसिपेशन कांस्टेंट 5 मिलीवॉट्स पर डिग्री सेल्सियस बताया गया है और कहा यह जाता है कि इस थर्मिस्टर को डिवाइडर सर्किट में इस्तेमाल किया गया है, जो कि कुछ यूं है। और साथ में यह भी बताया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस डिवाइडर सर्किट की आउटपुट यानी कि VD 5 वोल्ट्स होनी चाहिए। कहा जाता है कि सेल्फ हीटिंग के इफेक्ट्स को इवैल्यूएट करें। तो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर जैसा कि सवाल में बताया गया 3.5 किलो ओम्स है तो पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्मूला के मुताबिक VD 5 वोल्ट्स बनती है, जैसा कि सवाल में बताया भी गया। तो सेल्फ हीटिंग का इफेक्ट निकालने के लिए पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करने पड़ेगी, जो कि कन्वीनियंटली हम V²/RTH वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। यानी कि I²R फॉर्मूला यहां पर लगाने की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि उसके लिए हमें I निकालना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम एक एडिशनल स्टेप परफॉर्म करें, यहां पर जो V ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है उसे इस फॉर्मूले में लगाते हैं और जो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दी गई है 3.5 किलो ओम्स, उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस हिसाब से
जो पावर डिसिपेट होगी वो 7.1 मिलीवॉट्स निकली। तो इस पावर डिसिपेशन की वजह से जो टेम्परेचर में इजाफा होगा वो डेल्टा टी यानी कि पी डिवाइड बाय पी डी, पी जो कि हम निकाल चुके हैं 7.1 मिलीवॉट्स डिवाइड बाय 5 मिलीवॉट्स पर डिग्री सेल्सियस। तो राइज इन टेम्परेचर इस हिसाब से 1.42 डिग्री सेल्सियस आया, यानी कि अब जो नया टेम्परेचर है वो 20 प्लस 1.42 डिग्री सेल्सियस होगा। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन को इस्तेमाल करते हैं इसके सेल्फ हीटिंग के इफेक्ट को देखने के लिए। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन यहां पर कैसे लग सकती है? सवाल में हमें टेम्परेचर से रिलेटेड एक ही इंफॉर्मेशन दी गई है, वो है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस 3.5 किलो ओम्स होनी चाहिए। तो हम इसी रेजिस्टेंस को यहां पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, यानी कि टी नॉट ले लेते हैं, और इसी के हिसाब से अपनी नई वैल्यू थर्मिस्टर की जो कि होगी वो निकालते हैं। तो एक्चुअल टेम्परेचर 21.42 डिग्री सेल्सियस, उस हिसाब से इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, 20 डिग्री सेल्सियस टी नॉट के तौर पे और आर टी नॉट के तौर पे 3.5 किलो ओम्स, और इसी तरह से अल्फा नेगेटिव 10% जो कि यहां पर नेगेटिव 0.1 बनेगा। इस लिहाज से जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कैलकुलेट किया गया तो ये 3 किलो ओम्स बनी। इसका मतलब यह है कि अब उस रूम में जब एक्चुअल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा और इस थर्मिस्टर के मुताबिक जब हमें 3 किलो ओम्स मिल रहे होंगे जो कि 21.42 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो हम इस चीज को मान लेंगे कि इस टाइम पर 20 डिग्री सेल्सियस है। जो एडिशनल 1.42 डिग्री सेल्सियस के अंदर ऐड हुआ है उसको हम अपनी इस एक्चुअल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी जो कि ओवरऑल रूम टेम्परेचर की होगी। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशन के दौरान पूछ सकते हैं, या उसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।